नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले ट्रंप को झटका। जहां से 2 बार जीते वहीं से अब हैरिस को मिली बढ़त। खबर में आगे जिक्र होगा कि तेजस पर अमेरिका ने दिया धोखा तो एक्शन में आया दोस्त रूस। भारत को दिया सुखोई विमानों का 2 बड़ा ऑफर। आगे जिक्र होगा कि भारत की सीमा पर दुश्मन देश से आया गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। पूरा मामला आपको बताएंगे। खबर में आगे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल उपचुनाव की तारीखों में बदलाव। 13 की बजाय अब 20 नवंबर को होगी वोटिंग। और आगे खबर में जिक्र होगा कि एलएसी पर समझौते के बाद अब भारत चीन का अगला कदम क्या होगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसको लेकर दिया जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले ट्रंप को बड़ा झटका। जहां से 2 बार जीते वहीं से अब हैरिस को मिली बढ़त। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तमाम सर्वे यही बयां कर रही हैं। इसी बीच चुनाव से ऐन पहले पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को झटका लगता दिख रहा है। प्राइमरी चरण के दौरान आयोवा को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों ने नजरअंदाज किया था, लेकिन अब वही चुनावी जंग में एक स्विंग स्टेट बनने की क्षमता रखता दिख रहा है। एक सर्वे के अनुसार यहां से हैरिस ने ट्रंप पर बढ़त बना ली है। डेस मोइनेस रजिस्टर अखबार के नवीनतम सर्वे में यह सामने आया है कि हैरिस महिलाओं और स्वतंत्र मतदाताओं के समर्थन से ट्रंप पर 47% से 44% आगे चल रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस पर अमेरिका ने दिया धोखा तो एक्शन में आया दोस्त रूस। भारत को दिया सुखोई विमानों का 2 बड़ा ऑफर। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने रूस और गुरपंत सिंह पन्नू को लेकर चल रहे द्विपक्षीय तनाव के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बार फिर से भारत को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी ने भारत के स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई को अब साल 2025 तक के लिए टाल दिया है। इससे भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा है, वो भी तब जब भारतीय MiG-21 विमान रिटायर हो रहे हैं और दूसरी तरफ चीन से लेकर पाकिस्तान तक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी वायुसेना में अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं। अमेरिकी धोखे के बीच दोस्त रूस ने भारत को अपने नए और अत्याधुनिक सुखोई विमानों को लेकर बड़ा ऑफर दे दिया है। रूस ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक सुखोई 75 चेकमेट और सुखोई 35 को लेकर भारत को ये बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कहे जाने वाले सुखोई 75 के भारत में निर्माण का ऑफर दिया है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है और उसे गंवाना नहीं चाहता है। उधर अमेरिका चाहता है कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन तेजस विवाद के बाद अब उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है। सुखोई 75 को अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का जवाब माना जाता है, जो उससे काफ़ी सस्ता भी है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत की सीमा पर दुश्मन देश से आया गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। जी हां दोस्तों, यहां पर राजस्थान के बीकानेर जिले में एक बार फिर पाकिस्तान से उड़कर आया गुब्बारा मिला है, जिससे पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर उजागर हुई है। पाकिस्तान लगातार भारत की सीमाओं पर इस तरह की हरकतें कर रहा है। इससे पहले भी कई बार सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान से गुब्बारे उड़ाकर भेजे गए हैं। हालिया घटना में एक और गुब्बारा पाकिस्तान से आया, जिससे पुलिस, BSF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ये गुब्बारा बीकानेर के खाजूवाला तहसील के 20 KYD गांव में मिला, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, BSF और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में ले लिया। जांच में पाया गया कि गुब्बारे में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच में जुटी हैं कि क्या ये गुब्बारा यहाँ कैसे और कब आया। इस गुब्बारे का रंग हरा है और ये पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान की तरह दिखता है, जिस पर PIA लिखा हुआ है। और इसके अलावा गुब्बारे पर पाकिस्तान का झंडा और उर्दू में पाकिस्तान का नाम अंकित है। इस पर चांद और सितारे भी बने हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की ओर से इस तरह के गुब्बारे या अन्य वस्तु भारत की सीमा से मिली हैं। इससे पहले भी यहाँ कबूतर और बाज जैसे पक्षियों को पकड़ा गया है, जिनमें से कुछ पर संदेह था कि उन्हें जासूसी के उद्देश्य से भेजा गया हो। बीकानेर पाकिस्तान से सटा हुआ जिला है और अक्सर पाकिस्तान की ओर से यहाँ के लोगों के पास संदिग्ध WhatsApp कॉल भी आते रहते हैं।
इस तरह के घटनाओं से सीमा पर तनाव बना रहता है और सुरक्षा एजेंसियां हमेशा चौकस रहती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल उपचुनाव की तारीखों में बदलाव, 13 की बजाय 20 नवंबर को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, देश के 3 राज्यों यूपी, पंजाब और केरल में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इन राज्यों में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब इन 3 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 की बजाय 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिन 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है उनमें केरल की 1, पंजाब की 4 और यूपी की 9 सीट शामिल है। खास बात है कि इन सीटों पर मतगणना की तारीख और चुनाव खत्म होने के कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इन सीटों पर भी वोटों की गिनती 23 नवंबर को ही होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। LAC पर समझौते के बाद अब भारत चीन का अगला कदम क्या होगा, विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, यहाँ पर भारत और चीन के बीच सीमा समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आगे और सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। भारत और चीन ने सैनिकों को पीछे हटने की दिशा में कुछ प्रगति की है। डेमचौक और देपसांग में दोनों देशों के सैनिक पीछे हट चुके हैं। संयुक्त रूप से गश्ती शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटनाक्रम को स्वागत योग्य कदम बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत और चीन के संदर्भ में हमने कुछ प्रगति की है। आप जानते हैं कि हमारे संबंध कुछ कारणों से बहुत ही खराब थे। हमने पीछे हटने की दिशा में कुछ प्रगति की है। विदेश मंत्री ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिक तैनात हैं जो 2020 से पहले वहां नहीं थे और बदले में हमने भी जवाबी तैनाती की। इस अवधि के दौरान संबंधों के अन्य पहलू भी प्रभावित हुए, इसलिए स्पष्ट रूप से हमें पीछे हटने के बाद देखना होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जयशंकर ने कहा कि लेकिन हमें लगता है कि पीछे हटना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे ये संभावना खुलती है कि अन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड से बड़ी खबर, बीजेपी के त्रिदेव दाव से जीत की उम्मीद, मैदान में उतरी विनर्स की फौज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 9 दिन और बचे हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतदान की तारीख करीब आते ही सभी दलों में हलचल तेज हो गई है। छोटे बड़े तमाम नेता प्रचार की गतिविधियों में मशगूल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड का दौरा किया। बीजेपी ने माटी, बेटी और रोटी का मुद्दा उठाया है। झारखंड की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी युवतियों से घुसपैठियों की शादी और धर्मांतरण के अलावा रोजगार को भाजपा जोर शोर से उठाती रही है। भाजपा ने इस बार त्रिदेव दांव खेला है। 3 नेताओं की रणनीति भाजपा के लिए कारगर होती दिख रही है। भाजपा के मुद्दों को खारिज करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने लोक लुभावन कई घोषणाएं की। हेमंत ने सबसे पहले मैया सम्मान योजना शुरू की। इसमें 18 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपये देने की शुरुआत की गई। जब भाजपा ने हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया तो हेमंत ने सम्मान राशि दिसंबर से 2500 रुपये करने की घोषणा कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन छोड़कर क्यों भाग रहे विदेशी, बीजिंग को सिलिकॉन वैली बनाने का सपना टूटा, टेंशन में जिनपिंग। जी हाँ दोस्तों, चीन में विदेशी नागरिकों की संख्या लगातार घट रही है। इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बीजिंग इंटरनेशनल टैलेंट एक्सचेंज एसोसिएशन द्वारा संकलित और पिछले महीने के अंत में एक मंच पर जारी की गई एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया गया है कि 1 दशक पहले शहर में काम करने वाले 37,000 विदेशियों से काफ़ी कम है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजिंग में वर्तमान में सिर्फ 22,000 विदेशी नागरिक ही मौजूद हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में पिछले वर्षों की तुलना नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि हाल के वर्षों में कम विदेशियों ने शहर में लंबे समय तक चलने वाली नौकरियां ली है। इनकी संख्या इतनी कम है कि वो बीजिंग के वर्कफोर्स का सिर्फ 0.2% और इसकी जनसंख्या का 0.1% है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत सरकार कर रहा है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रपति होंगी मुख्य अतिथि। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकती हैं।
इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से पूरे एशिया के विभिन्न बौद्ध परंपराओं के संघ, नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और चिकित्सकों को एक साथ लाया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका है। इस सम्मेलन को भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की मदद से नई दिल्ली में 5 और 6 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। बौद्ध धर्म भारत और पूरे एशिया के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक अद्वितीय स्थान है। सनद रहे कि बुद्ध के शिष्यों और उपदेशकों ने जीवन, दिव्यता और सामाजिक मूल्यों के प्रति एक सामान्य दृष्टिकोण के जरिए एशिया को एकजुट किया हुआ है। बुद्ध धम्म भारत की संस्कृति में एक मूल्यवान घटक है जो देश की दृढ़ विदेश नीति और प्रभावी राजनयिक संबंधों को विकसित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन पर भरोसा नहीं, LAC पर भारत ने कर ली ऐसी तैयारी, पल भर में तबाही मचाएगा राफेल। जी हां दोस्तों, लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के तीसरे फाइटर एयरबेस का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि ये बेस चीन बॉर्डर के बेहद करीब है। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन का काम अब अंतिम चरण में है। इससे किसी भी प्रतिकूल स्थिति में चीन को तत्काल जवाब दिया जा सकेगा। लद्दाख से बीजेपी के पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया में एयरबेस की तस्वीर साझा की है। बता दें कि चीन ने LAC के उस पार इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी दुरुस्त किया है। हालात को देखते हुए भारत ने भी सीमा के आसपास मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर निवेश करने लगा है। सड़क के साथ ही एयरबेस भी बनाए जा रहे हैं। 4.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशन से चीन को बैकफुट पर ढकेल दिया था। वजह थी कम समय में तेजी से भारतीय सेना के लिए पूरे साजो सामान और हथियार LAC तक पहुंचा दिया गया था। अब जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर बेस का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। इसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। लद्दाख से बीजेपी सांसद रहे जामयांग शेरिंग नामग्याल ने अपने एक्स अकाउंट पर एयरबेस के रनवे की तस्वीर साझा की और उन्होंने लिखा कि भारत की हाईएस्ट एयरफील्ड मुठनेमा का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गेम चेंजर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन ने लगाई पाकिस्तान को फटकार, क्या आ गई दोनों के बीच में दरार, अरबों रुपए के निवेश पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच में मतभेद की खबरें आ रही हैं। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि चीन की गोद में बैठने वाला पाकिस्तान अब क्या करेगा। दरअसल पाकिस्तान में आतंकवाद की आग चीन तक पहुंच गई है। इसमें कई चीनी नागरिकों की मौत हो गई है। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। पाकिस्तान में चीन अपने कई प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। इनमें काफ़ी लोगों की जान चली जाती है और इस आतंक की चपेट में अब चीनी नागरिक भी आने लगे हैं। ये चीनी नागरिक पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मौजूद हैं। आतंकवादियों ने पिछले 6 महीने में 2 बार चीनी नागरिकों को निशाना बनाया है। अभी तक 7 चीनी नागरिकों को इन मामलों में मौत हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ये मुद्दा तब सार्वजनिक रूप से सामने आया जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने टिप्पणी की है कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां चीन सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के बावजूद अपने नागरिकों को भेजना जारी रखेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ने कनाडा को फिर चेताया, कहा गैर जिम्मेदाराना बयानों से होंगे गंभीर परिणाम। जी हां दोस्तों, यहां पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद और गहराता जा रहा है। पिछले दिनों कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन की तरफ से इस मामले में संसदीय समिति की एक सुनवाई के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए जाने को भारत ने बेहद गंभीरता से लिया है। इस मामले में एक दिन पहले कनाडा के भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि को विदेश मंत्रालय में समन कर भारत ने कड़ा रोष जताया। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजनयिक नोट भी सौंपा है। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि मौजूदा ट्रूडो सरकार राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रही है और वो जो कदम उठा रही है उससे दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा नकारात्मक असर होगा। कनाडा बेवजह भारत की छवि धूमिल करने में जुटा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कनाडा के उच्चायोग के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर को एक राजनयिक नोट उन्हें सौंपा गया था। हमने बताया है कि एक समिति के समक्ष कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन की तरफ से भारत की गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल व निराधार संदर्भों का भारत कड़ा विरोध करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बना ईरान के साथ गैस पाइपलाइन सौदा, फिर सर पर मंडराया 1514 अरब रुपए जुर्माने का खतरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ गैस पाइपलाइन सौदा गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान को इस सौदे से 1 यूनिट भी गैस हासिल नहीं हुई है,
लेकिन इसके चक्कर में वो अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे में उलझ गया है, जिसके लिए उसे मोटी रकम फूकनी पड़ रही है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है, जिसमें उससे गैस पाइपलाइन सौदे को पूरा करने या बड़ा जुर्माना भरने की मांग की गई है। अब पाकिस्तान ने मध्यस्थता न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए 2 अमेरिकी फर्मों को हायर किया है। ईरान और पाकिस्तान ने जून 2009 में एक क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन के लिए गैस बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत ईरान को ऊर्जा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को प्रतिदिन 1 अरब क्यूबिक फीट गैस की आपूर्ति करेगा। इस सौदे को बहुत पहले पूरा हो जाना था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से पाकिस्तान ने अपनी तरफ निर्माण शुरू नहीं किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह का वादा, झारखंड में घुसपैठियों को आदिवासी भूमि हस्तांतरित करने के लिए कानून लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया और कहा कि अगर राज्य में भाजपा सत्ता में आई तो वो अवैध प्रवासियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के धालभूमगढ़ में भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि राज्य में आदिवासी आबादी घट रही है क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में आदिवासी आबादी में तेज गिरावट का कारण बन रही है, खासकर संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों में। झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए इसे बढ़ावा दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा का संकल्प पत्र जारी, जनता को कई सौगात देने का वादा। अमित शाह ने सोरेन सरकार और कांग्रेस पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संजय सेठ और झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शाह के साथ मौजूद थे। भाजपा के संकल्प पत्र में झारखंड के गठन के 25 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 25 प्रमुख संकल्पों पर जोर दिया गया है। झारखंड की जनता के लिए घोषणाएं करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हम रोटी, बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करेंगे। भाजपा झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने के लिए कानून लाएगी। भाजपा झारखंड की माताओं बहनों को गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रतिमाह 11 तारीख को 2100 रुपये देगी। दिवाली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे और गैस का सिलेंडर 500 रुपये की कीमत पर दिया जाएगा। हम झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार और अवसरों का सृजन करेंगे। करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरे जाएंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को प्रतिमाह 2000 रुपये देंगे और यहाँ पर आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास करेंगे एवं अनुदान व सहायता देंगे। हम जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाएंगे। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक होने की सीबीआई एसआईटी जांच होगी। दोषियों को जेल भेजा जाएगा। झारखंड में उद्योगों, खदानों के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए आयोग का गठन किया जाएगा और झारखंड में सत्ता में आने पर भाजपा सरना धर्म कोड के मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अजीत डोभाल करेंगे वार्ता, फिर विदेश मंत्रियों की भी होगी मुलाकात। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत चीन का प्लान। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डेमचौक में भारतीय सेना की तरफ से गश्त शुरू कर दी गई है, जबकि पिछले 4.5 वर्षों से विवाद का केंद्र रहे देपसांग में भी सत्यापन गश्त आरंभ हो गई है। हालांकि दोनों देशों के बीच मौजूदा सीमा विवाद के दीर्घकालिक व स्थायी समाधान को लेकर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता शुरू करने को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में होनी है। दोस्तों, इसके अलावा अभी दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर विदेश मंत्रालय के स्तर पर होने वाली वार्ता के बारे में भी कोई सूचना नहीं है। संकेत है कि इस बारे में अब कोई प्रगति अगले वर्ष की शुरुआत में ही होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ सैन्य वापसी संबंधी समझौते के बाद सत्यापन संबंधी पेट्रोलिंग की शुरुआत कर दी गई है। ये दोनों देशों के बीच बनी सहमति के आधार पर हो रहा है। इस बारे में आगे की जानकारी
जानकारी दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया, बच्चों के ऊपर दागा था रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक और टॉप कमांडर को मार गिराया है। इसकी पहचान जाफर खादर फाउर के तौर पर हुई है, जो पिछले साल अक्टूबर से इजराइल में हुए कई रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार था। इसमें जुलाई 2024 का अटैक भी शामिल है, जहां फुटबॉल के मैदान पर 12 बच्चों की मौत हो गई थी। खादर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की नासिर ब्रिगेड रॉकेट यूनिट का कमांडर था। आतंकी गुट की ओर से अभी तक उसके मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है और न ही इनकार किया गया है। दोस्तों, आईडीएफ की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के नासिर यूनिट के मिसाइल रॉकेट एरे के कमांडर जाफर खादर को लेबनान के ज़ोया क्षेत्र में मार गिराया गया है। वो गोलान की ओर किए गए कई रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार था। इसमें कई इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। मुअज्जल शम्स पर भी हमला किया गया, जिसमें 12 बच्चे मारे गए और कई घायल हो गए। बीते गुरुवार को मेटुला पर रॉकेट हमला हुआ, जिसके चलते 5 नागरिकों की मौत हो गई थी। दोस्तों, इजराइल ने अपना बदला लिया है और यहाँ पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया गया है। आपको अगर कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़े समारोह में चीन ने पाकिस्तान को हड़काया, बोला अपने नागरिकों पर आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में हाल के महीनों में अपने नागरिकों पर हुए आतंकी हमलों पर अब चीन ने तेवर कड़े कर लिए हैं। चीन ने पाकिस्तान से साफ साफ कहा है कि नागरिकों पर हमले वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बीते 6 महीने में पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर 2 आतंकी हमले हुए हैं और इन हमलों में चीनी नागरिकों की जान गई है। चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी नाखुशी जाहिर की। आतंकवादी हमलों पर चीन ने सार्वजनिक रूप से पहली बार पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है।